ओके, आज बड़े इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़, इतना बड़ा टॉपिक और आप सोच रहे होंगे बोर्ड खाली क्यों है। क्योंकि आज जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग पार्किंसन डिजीज़ को पढ़े हैं, आप लोग को ये पता होगा कि ये डोपामिन की कमी से होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये आज हमारे नर्सेस के बच्चों को जानने की ज़रूरत है। नॉट ओनली नर्सेस, जो स्टाफ्स है उनके लिए भी है, और जो लोग इससे ग्रसित हैं वो लोग भी देख सकते हैं, जो लोग उनके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ बेटा एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, पहली बात तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी पहला। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट मोस्टली ऑकर्स 60 या मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। दिख रहा है ना। सो इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, इट ऑकर्स मोस्टली 60 ईयर्स ऑफ द एज। और बेटा इसका कॉज जो है, दैट कॉज इज़ अननोन। इसका कोई कॉज का आज तक पता नहीं है कि आखिर उस बेसल गैंग्लिया में या उस सबस्टेंशिया नाइग्रा में होता क्यों है और किस लिए होता है। ठीक है, सो इसी तरीके से जो पार्किंसन डिजीज़ है ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जहाँ पर ये नर्व सेल्स, जहाँ पर इस बेसल गैंग्लिया में पाए जाने वाले जो नर्व सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। गॉट द पॉइंट। नाउ व्हाट इज द बेसल गैंग्लिया? गैंग्लिया मतलब आप समझते हैं जहाँ पर कई सारे नर्व्स का एक ग्रुप होता है और वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंटरकनेक्टेड इसलिए होती है क्योंकि उनको कई सारे फंक्शंस को एक साथ करना पड़ता है। किसी दो फंक्शंस को उनको ओवरकम करना पड़ता है, किसी एक को उनको रिड्यूस करना पड़ता है, जैसा हमारी बॉडी की नीड होती है वैसा। गॉट द पॉइंट। सो बेसल गैंग्लिया जो है बेटा ये एक क्या बोलते हैं ब्रेन में स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज़ फाउंड डीप इनटू द ब्रेन। डीप इनटू द ब्रेन, ये ब्रेन की बात हो रही, स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं हो रही है। तो ये ब्रेन के बहुत ही डीप में पाया जाता है बेसल गैंग्लिया। अब बेसिकली समझना ये है, अभी हम सबस्टेंशिया नाइग्रा में बात पे आएंगे। बेसिकली समझना ये है कि आखिर इस बेसल गैंग्लिया का इस पार्किंसन डिजीज़ से मतलब क्या है। पहली चीज़ तो अपने को ये समझना है कि बेसल गैंग्लिया का काम क्या क्या है। इसका कई सारे काम है, मगर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला काम है बेटा मोटर कंट्रोल। बेसल गैंग्लिया का सबसे पहला काम क्या है? मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये जो हमको मूव करने के लिए इनिशिएट करता है। सपोज जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एसिटिल कोलाइन का काम है। लेकिन बॉडी बैलेंस में चले, कोऑर्डिनेटिंग, सारे मसल कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, और चलते समय हमारा पोस्चर बना रहे, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बेसल गैंग्लिया का। गॉट द पॉइंट। और जितने भी जिस वक्त हम चलते हैं, जैसे कभी कभी आप चलते तो हल्के से किसी छोटे पत्थर से लड़ गए या कहीं किसी चीज़ से लड़ गए, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं वो किसकी वजह से? बेसल गैंग्लिया की वजह से। गॉट द पॉइंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है बेटा? मोटर कंट्रोल। दूसरा इसका काम है मोटर लर्निंग। अब ये क्या नहीं बला है भाई, चलना तो सभी को आता है कि नहीं? चलना तो सभी को आता है, ठीक। लेकिन मोटर लर्निंग का मतलब ये होता है कि ये एक नई मोटर लर्निंग की स्किल को हमें सिखाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा होता है और छोटा सा बच्चा पहले क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद अपने दोनों पैरों से चलता है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाता है, भड़ से गिर पड़ता है या उसके पेरेंट्स उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको दौड़ना, उसको चलना, उसको जंप करना, ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सीखता है। अब ये चलना ही तो हमारे लिए काम है, दौड़ना ही तो हमारे लिए काम है। अब स्किप होकर कूद कूद के जाना या दौड़ के आगे हाई जंप मार लेना, ये सब क्या है? नई स्किल्स है। और इस नई स्किल्स को सिखाने के लिए जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि आप क्या बोलते हैं हाई जंप में आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो कभी आप 4 फीट 5 फीट 6 फीट दौड़ के कूद ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो एथलीट्स होते हैं जिनको कि कूदना ज़रूरी, मतलब उनको अपनी वो करने तैयारी करनी होती है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, है कि नहीं, और जो बड़े बड़े वो होते हैं एथलीट्स होते हैं जो ओलंपिक्स में जाके खेलते हैं, उनको और भयंकर तैयारी करनी पड़ती है। तो इसको करने के लिए वो जब अपने आप को
एक्सरसाइज करते हैं या अपनी वो करते प्रैक्टिस करते हैं, तो उस लर्निंग स्किल को सिखाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा बेसल गैंग्लिया। ठीक है। तीसरी चीज़ है बेटा कॉग्निशन। ये मैं इसकी की फंक्शन बता रहा हूँ। तीसरा चीज़ होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, काम करना, किसी चीज़ को मेमोरी में रखना और अटेंशन में ध्यान देना। जैसे कि तुम अटेंशन पे हमारा वीडियो देख रहे हो तो अटेंशन नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को एक ही बार में देख के समझ जाते हैं और उनकी मेमोरी में आके बैठ जाता है। तो ये सारी हाई स्किल्स जो होती हैं इसको बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या होता है बेटा? लर्निंग, है ना, प्लान करना, डिसीजन बनाना, ठीक है, अटेंशन, मेमोरी। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि अगर इसको कोई इंजरी हो जाए फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसको बनाने वाले ने, भगवान ने, परमेश्वर ने उसको किसके अंदर रखा है? तो ब्रेन के एकदम डीप में रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसकी, चौथा जो कंट्रोल है दैट इज़ मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन, इमोशन। मैंने मोटिवेशन लिख दिया है, दैट इज़ इमोशन। मोटिवेशन कम्स अंडर इमोशन। आपके इमोशंस को अब आप खूब अच्छे से समझते हैं, जो आपके इमोशंस है, रोना, हाँ, और क्या बोलते हैं, गुस्सा करना और लव, ये सारी चीज़ें किस में आती? इमोशंस में आती हैं। तो इसमें क्या है? मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोटिवेशन और रिवॉर्ड्स। अब ये क्या चीज़ है रिवॉर्ड्स? मतलब ये होता है कि जब आप अपने ही इमोशंस से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं कि मैंने इस समय पर रो दिया तो हाँ, मैंने सही समय पर रोया, या मैंने सही समय पर गुस्सा किया, मेरा गुस्सा करना जायज़ था। सो तो कितना बड़ा प्लानिंग है, कितना बड़ा डिसीजन है ये। कुछ लोग अंधाधुंध कर लेते। सो दीज आर द वर्क ऑफ द बेसल गैंग्लिया। ये तो मैंने आपको इसलिए काम बताया क्योंकि ये इससे रिलेटेड रहेंगे जब हम साइन सिम्टम पढ़ेंगे। सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है बेटा, ये बेसल गैंग्लिया के अंदर ही पाया जाता है। बेसिकली हमको बात जो करनी है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा की ही करनी है। व्हाट द पॉइंट? चलो आगे बढ़े। यहाँ पर ये उड़ने लगता है। चलो सो बेटा सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है, दिस helps basal ganglia to perform all these things। ठीक है, अब ध्यान देना, ये चारों काम जब इसके साइन सिम्टम्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये चारों काम, ये चारों की फंक्शन मैंने क्यों बताए हैं तुमको। ठीक है, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा का काम होता है कि बेसल गैंग्लिया को सपोर्ट करना ताकि वो इन सारे काम्स को परफॉर्म कर सके। मेरी बात समझ गए आप लोग? अब जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है बेटा, ये एक तरीके का हार्मोन प्लस न्यूरोट्रांसमीटर दोनों को रिलीज करता है। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा कहाँ पाया जाता है? बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया कहाँ पाया जाता है? डीप इनटू द ब्रेन। सबस्टेंशिया नाइग्रा ही इसको बोलता है ये सारे काम करने के लिए। कैसे भाई? कुछ तो चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें लिखने के लिए बोर्ड तो चाहिए, पेन तो चाहिए, तो कैसे? तो सबस्टेंशिया नाइग्रा एक हार्मोन को रिलीज करता है। वो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर भी है विच इज कॉल्ड डोपामिन। गॉट द पॉइंट? सो डोपामिन इज अ हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, समझ गई मेरी बात? तो ये बेटा जो हार्मोन या ये जो डोपामिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे बेसल गैंग्लिया जो होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था दैट इज़ अ स्लो एंड डीजेनरेटिव चेंजेस या डीजेनरेशन ऑकर्स इन द न्यूरोनल सेल। ठीक है, तो जैसे जैसे एज होती उस तरीके से करके ये प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में अगर बहुत डीप एक्सीडेंट हो गया, अगर बच भी गया है पेशेंट, अगर बेसल गैंग्लिया डिस्ट्रॉय उसका हो गया तो भी उसे पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। मेरी बात आप लोग समझ गए? ठीक है, लेकिन कॉज उसका क्या है? अननोन है, अगर वो 60 ईयर्स ऑफ एज में हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब होता ये है बेटा कि ये जो डोपामिन होता है ये आपको एक कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट के लिए काम करता है। मोस्टली ये मसल पे काम करता है। छोटी सी बात को समझेंगे। सपोज दिस इज़ अ मसल। ठीक है, इस मसल के ऊपर बेटा यहाँ पर एक न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है,
अब इस मोटर न्यूरॉन ये क्या रिलीज करते हैं? एसिटिल कोलाइन। ध्यान देना, these motor neurons releases the acetylcholine here in the मसल सेल्स, जिसे मायोफाइबर आप बोलते हैं, यहाँ पर इस एसिटिल कोलाइन को रिसीव करने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर्स एसिटिल कोलाइन पे एसिटिल कोलाइन इस रिसेप्टर्स पे आकर लगता है, वैसे ही मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड व्हेन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग तो हमारा मूवमेंट होता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। लेकिन अगर ये लगातार रिलीज होता रहे, ये लगातार रिलीज होता रहे तो क्या होगा? मेरी बात समझ रहे? अगर ये लगातार रिलीज होता रहे तो हमारा मसल रिलैक्स ही नहीं होगा, हमारा मसल फटीग में चला जाएगा, हमारा मसल थक जाएगा। जब थक जाएगा तो देयर विल बी इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द मसल। तो मसल का एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेमर, शेकिंग ऑफ द हेड, हाँ, शेकिंग ऑफ द हैंड, शेकिंग ऑफ द फेस। ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा क्योंकि एसिटिल कोलाइन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी डोपामिन को मैंने रोका हुआ है। एसिटिल कोलाइन इसलिए आई क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मान सकते हो, जैसा तुम्हें उचित लगे। ओके, तो अगर एसिटिल कोलाइन लगातार रिलीज होता रहेगा तब तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस एसिटिल कोलाइन के फंक्शन को रोकने के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया। डोपामिन क्या करता है? इसको काउंटरएक्ट करता है। एंड सेम एज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये होगा कि अब इस मसल को फिर कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब ये एसिटिल कोलाइन क्या करेगा? डोपामिन को वो करेगा, कम करेगा। जब डोपामिन को कम करेगा तो एसिटिल कोलाइन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। एज के हिसाब से या बढ़ती हुई एज में जब अपन 50 ईयर्स प्लस होने लगते हैं तो जैसे जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं वैसे वैसे अपन डोपामिन का रिलीज कम होने लगता है। बहुत सभी में नहीं होता, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स में जो ज़्यादा प्रून है। ठीक है। तो उस कंडीशन में जब डोपामिन बेटा कम रिलीज होने लगता है तो उस कंडीशन में ये इस एसिटिल कोलाइन के काम को काउंटरएक्ट नहीं कर पाता है। जब काउंटरएक्ट नहीं कर पाता है, एसिटिल कोलाइन रेगुलर रिलीज होता रहता है। इसलिए पार्किंसंस डिजीज़ वाले पेशेंट में आप देखेंगे कि उनका सर शेक कर रहा है, ट्रेमर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो ड्यू टू द lack or deficiency of the secretion of dopamine, Parkinson disease occurs. तो डिजीज से समझ जाओ, डोपामिन पकड़ लो, क्या करोगे? सब में डिजीज आता है। सो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन पार्किंसन डिजीज ऑकर्स। ठीक है, यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी है। अब पैथोफिजियोलॉजी तुमको हम अलग से नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने ये तुमको बता दिया है। गॉट द पॉइंट? चलो ये बात समझ गए। सो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन पार्किंसन डिजीज होता है। डोपामिन बेटा कम हो जाएगा तो इसके फंक्शन को, एसिटिल कोलाइन के फंक्शन को वो रोक नहीं पाएगा। जब रोक नहीं पाएगा तो मसल क्या होगा? एनी टाइम इनवॉलेंट्री फ्लक्चुएशन होता रहेगा। मेरी बात समझ गए? दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है। सो होगा क्या बेटा? इसको बुक में एक अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है। सो रेसिप्रोकल मतलब ये हो गया कि जो इसका काम इसको वो करना था, कम करना था, इसका काम था इसको कम करने का था, ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इधर ये कम निकल रहा है, इधर ये धुआंधार अपना काम करे पड़ा, इसको रोकने टोकने वाला नहीं, ये धुआंधार गोली चलाए पड़ा है ये। ठीक है। नाउ साइन सिम्टम्स देखें। मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे बेटा तो कमेंट में डालना। ठीक है। और अगर समझ गए होंगे, मतलब आपको लग रहा है कि मेरी भाषा से आप समझ जाएंगे, तो आप बार बार उसको एक बार रिपीट करके देख लेना। ये मेरी आपसे बोर्ड रब करते हुए विनम्र प्रार्थना है। ठीक है। चलो नाउ वी विल सी द साइन सिम्टम्स। अब तुमको मैंने सारी पैथोलॉजी बता दी। अब साइन सिम्टम्स भी उसी के हिसाब से। बेटा इसके दो सबसे मेन साइन सिम्टम्स हैं, एंड दैट इज ट्रेमर एंड रिजिडिटी। ट्रेमर अभी मैंने बताया ना, एसिटिल कोलाइन को रोकने वाला है नहीं, रेसिप्रोकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है क्योंकि डोपामिन की डिफिशियंसी हो गई है, धड़ा एसिटिल कोलाइन निकले पड़ा है। तो ट्रेमर क्या है? दैट इज अ शेकिंग या इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द हैंड्स, इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द लेग्स, इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द फेस, इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द हेड और इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यानी कि जब वो स्पीच करेगा तो उसके भी वर्ड्स क्या होंगे? लड़खड़ाएंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो ट्रेमर प्लस रिजिडिटी, ट्रेमर प्लस रिजिडिटी।
अब ये क्या बात हुई, एक तरफ तो तुम कह रहे ट्रेमर हो रहा है, एक तरफ तुम कह रहे रिजिडिटी भी होती चली जा रही है। रिजिडिटी बेटा बड़े मसल्स की होती है, जैसे हाथ उसका एकदम रिजिड हो गया, अब तुम उसको ऐसे उठाओगे तो ये यहाँ से मुड़ेगा नहीं, सीधा सीधा से करके उठेगा। क्यों? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बड़े मसल्स हैं और फटीग के कारण ये क्या हो गए, रिजिड हो गए। भाई दिन भर ऐसे 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 डमरू बजाते रहोगे दिन भर तो क्या होगा, तो साला 15 मिनट में थक जाएगा ये तो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो these two sign symptoms are a very important sign symptom and a prominent sign symptom of Parkinson's disease। आगे इसमें बेटा क्या, मास्क लाइक फेस हो जाएगा। मास्क लाइक फेस, कोई उसमें अपीयरेंस नहीं रहेगा। तो मैंने बताया था बेसल गैंग्लिया का काम मास्क लाइक फेस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर चूँकि जो फेस का है वो हो रहा है, शेक कर रहा है, उसमें भी ट्रेमर आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, ड्रूलिंग होगी। ड्रूलिंग मतलब होता है कि पेशेंट को बैठे बैठे क्या होगा, सलाइवा बाहर से निकलता रहेगा, उसको स्वालोइंग में उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ड्रूलिंग मतलब होता है सलाइवा का बाहर निकलना। स्लो एंड मोनोटोनस स्पीच, स्लो एंड मोनोटोनस, अब ये क्या भला है, मतलब स्पीच तो उसकी स्लो हो जाएगी ना, जैसे भड़बड़ा के हम बोल रहे हैं वैसा नहीं बोलेंगे। मोनोटोनस यानी कि हम जब अपनी आवाज़ में वेरिएशन करते हैं ना, जब गुस्सा आए कहाँ जा रहा है, लेकिन जब मोनोटोनस करेंगे तो एक ही जैसी साउंड निकलेगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ कहाँ, किरण जैसे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। ठीक है, फिर शफलिंग गेट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम है बेटा, शफलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साइन सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम, अ शफलिंग गेट। शफलिंग गेट क्या है बेटा, कि पेशेंट जैसे हम पूरे पंजे पे चलते हैं, पेशेंट पूरे पंजे पे नहीं चलता, अपने पूरे फुट पे नहीं चलता है। तो पेशेंट किस पे चलता है, उसके आगे जो उसकी टोज़ हैं उस टोज़ के ऊपर पेशेंट चलता है। ठीक है, और जब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते समय जब हम चलते हैं तो हम अपने हाथ को भी ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, लेकिन इस पेशेंट का हाथ मूव नहीं हो पाएगा। मेरे बात समझ रही, इस पेशेंट का हाथ मूव नहीं हो पाएगा। हम ऐसे सीधा करके चलते, पेशेंट ऐसे बेंट करके चलेगा और ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग। ठीक है, सो अपने मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर पाएगा, कैन नॉट स्टॉप मूवमेंट। देखो फिर वही बात आ गई, रिकॉल करो रिकॉल करो रिकॉल करो। रिकॉल इसलिए करो क्योंकि एसिटिल कोलाइन रिलीज हो रहा है, डोपामिन की डिफिशिएंसी हो गई है, मसल रिलैक्स हो गई नहीं, होगा नहीं तो रुकोगे कैसे, चलते रहो, निकल जाओ यहाँ से अमेरिका। सो पेशेंट कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट। ठीक है, लेकिन जब एकदम मसल थक जाती, फट जाती है, फाइनली स्टॉप। स्टॉप कैसे, चलता था तो बस बाबा किधर। जब उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तभी उस ऑब्स्ट्रक्शन से वो क्या होगा, रुकेगा, अदरवाइज वो दिन भर चलता रहेगा। मेरी बात समझ गए। इसकी बेटा मॉइस्ट एंड ऑयली स्किन होती है, मॉइस्ट एंड ऑयली स्किन होती है। ठीक है, फिर जो उसका काम था मैंने आपको लास्ट बताया था, इमोशनल काम, जजमेंट नहीं होगा, मेमोरी उसके पास नहीं हो पाएगी, इमोशनल लॉस उसका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सारी प्रॉब्लम होने पे पेशेंट का इंटेलिजेंस कम नहीं होगा। यानी कि अगर वो एक टीचर है तो वह ऐसे ऐसे करके पढ़ाता रहेगा, ऐसे ऐसे उसका हाथ ट्रेमर होता रहेगा, फेस ऐसे ट्रेमर होता रह सकता है उसका, लेकिन इतना पूरा डिजीज़ पढ़ाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ध्यान रखना कि पार्किंसंस डिजीज़ में इंटेलिजेंस कम नहीं होता। इसीलिए जब पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट जब थोड़ा रिकवर होने लगता है तो उसको फिजिशियंस बोलते हैं कि आप अपना जो नॉर्मल काम करते हो कर सकते हैं, बशर्ते कि डेंजर वाला काम ना। अब कोई बेचारा पायलट है वो उसके लिए तो खतरनाक है, कोई वो है क्या तो लोको पायलट उसके लिए खतरनाक है, कोई बस ड्राइवर उसके लिए खतरनाक है, कोई मशीनरी में काम कर रहा है उसके लिए खतरनाक है, लेकिन कोई ऑफिस में काम कर रहा है उसके लिए ठीक है, उसका पूरा इंटेलिजेंस वैसे ही काम करेगा, भले उसका इमोशन डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन जिस क्षेत्र में वो पारंगत है उस क्षेत्र का वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो बेटा जब डोपामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो डोपामिन को रिलीज़ भी किया जा सकता है, रिलीज़ नेचुरली किया जा सकता है। कैसे? एक्सरसाइज करके। ठीक है, कुछ फल्स होते हैं जिसे बोलते हैं बनाना, एवोकाडो, ये सारे फ्रूट्स खाने से क्या होता है ना, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से ओपन एयर में डोपामिन नेचुरली क्या होता है, रिलीज हो सकता है। अगर पेशेंट को प्राइमरी साइन सिम्टम में जो ट्रेमर दिखता है तो
और जो बेचारा समझ नहीं पाता ना, लेकिन एनी हाउ अगर जो पढ़ा लिखा है समझ जाता, आज से आप समझ जाओगे तो वो फटाफट अपना एक्सरसाइज शुरू कर देगा। बनाना है और एवोकाडो हो, ये सारी चीज़ें आप खाना शुरू कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चले, यहाँ पर बेटा पेशेंट की भूख बढ़ जाती है, एपेटाइट इज इंक्रीज्ड, एपेटाइट इंक्रीज्ड, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है ना, जैसे जैसे भूख बढ़ जाती है वैसे वैसे उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो मैनेजमेंट करें। ओके, तुम्हारी कमजोरियों की वजह से मुझे बहुत स्पीड चलना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या बताएं हम, तुम लोग ने मुझे परेशान कर रखा है। चलो मैनेजमेंट देखते हैं बेटा। अब मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया कि डोपामिन की कमी, और डोपामिन की कमी के कारण एसिटिल कोलाइन जो है ये दोनों एक दूसरे का फंक्शन को ना रोक पाते हैं, ना बढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट भी इसी को देख के करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये कुछ है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स मतलब ये होता है कि एसिटिल कोलाइन के काम को रोकना। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ तुमको ट्रेड नेम नहीं बताऊंगा, जेनरिक नेम मैं तुमको बताऊंगा। ट्राई हेक्सी फिनाइडिल, फिनाइडिल, ठीक है, बेंजट्रोपिन मिसाइलेट, बेंजट्रोपिन मिसाइलेट, ठीक है, प्रोसीक्लिडीन, प्रोसीक्लिडीन, ये उसका जेनरिक नेम हुई है, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, बिपरिडीन, बिपेरिडीन, दीज आर ऑल बेटा एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी कि एसिटिल कोलाइन के काम को रोकना है। ठीक है, सबसे अच्छी दवा आजकल जो चल रही है दैट इज़ नॉट लव, लीवोडोपा। लीवोडोपा कुछ हद तक जो डोपामिन का सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो रिलीज़ कम हो जाता है, उस डोपामिन के रिलीज़ को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। को नेचुरली दे रहा तो पड़ेगा ही, है ना। और ये क्या है, क्या होता है, सिंथेटिक है। तो ये लीवोडोपा डोपामिन के प्रीकर्सर का काम करता है। मैं तुमको कैसे बताऊं, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब होता है कि एक डोपामिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, उसका प्रीकर्सर चाहिए। तो लीवोडोपा वही प्रीकर्सर है। ठीक है, तो इसको सिंथेटिकली टैबलेट के रूप में हम लोग लीवोडोपा पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है, और अभी जो सबसे लास्ट चल रही दैट इज कार्बिडोपा, ये सबसे लेटेस्ट है, कार्बिडोपा, लीवोडोपा, दी बोथ आर प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन। ठीक है बेटा, इसमें कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं, हालांकि सर्जिकल मैनेजमेंट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अगर जिस पेशेंट में इंडिकेशन हो जाता है उस पेशेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। उसको देख लेते हैं, इसको तुम पॉज करके लिख लेना। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में बेटा यूज़ करते हैं हम अपन क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी मतलब होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड को इतने प्रेशर से दिया जाता है कि ये बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो क्रायो मतलब ही ठंडा होता है। तो ठंड कर दोगे तो वहाँ वो फीलिंग नहीं होती, एनेस्थीसिया हो जाता है ठंड के कारण से। ठीक है, सो बेटा ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस सबस्टेंशिया नाइग्रा का वो पार्ट है जो ये सारे खतरनाक काम करवाता है। तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, ये क्या रिलीज़ करता है, जब ग्लोबस पैलिडस को रिलीज़ करते हैं तो ये जो रिजिडिटी होती है उस रिजिडिटी को ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बेटा इसको करने के लिए या तो क्रायो सर्जरी करो या कॉटराइजेशन करो। कोटराइजेशन कॉटरी पे एक दिन क्लास रखेंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो अगर रिजिडिटी को रिलीज़ करना है तो ग्लोबस पैलिडस को वो कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो क्रायो सर्जरी या उससे क्या था, कोटराइजेशन से। ठीक है, और अगर ट्रेमर को रिलीज़ करना है तो थैलेमस के कुछ पार्ट को क्या करना है, थैलेमस के कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय करना है, जिससे क्या कम हो जाएगा, ट्रेमर। तो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब पेशेंट को कुछ आपको हेल्थ टॉक भी देना है बीइंग एज अ नर्स। ठीक है,
तो बेटा हेल्थ टॉक देना है पेशेंट को, नॉट ओनली पोस्ट ऑपरेटिवली। जब पेशेंट अगर मेडिकल मैनेजमेंट भी ले रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद पेशेंट जब घर जा रहा है तो आप उसको कुछ हेल्थ टॉक देना है। बेटा वो हेल्थ टॉक आपको क्या देना है कि अच्छा न्यूट्रिशन देना है। सबसे पहले पेशेंट को बोलना गुड न्यूट्रिशन ले, ठीक है, अच्छे न्यूट्रिटिव डाइट ले, कोई भी डाइट ले, प्रोटीन डाइट ले, कार्ब्स ले, कुछ भी ले, लेकिन अच्छी डाइट ले, पेट भर के खाना खाए, ठीक है। सफिशेंट रेस्ट उसको करना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि 4-5 घंटा सोया, सफिशेंट रेस्ट 6 घंटा 7 घंटा उसको रेस्ट करना है। हवा में, खुली हवा में, फ्रेश एयर में उसको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। बेड पर जब उसको सोना है तो उसको बताना है कि सुपाइन सोए, चाहे वो लेटरल सोए, लेकिन पिलो नहीं रखना है, क्योंकि पिलो रखने से क्या होगा, जो स्पाइन का कर्वेचर है वो कर्वेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। और जब वो चले, है ना, जब वो चलता है, जैसे उस वक्त चल रहा था तो हाथ रिजिड था, फॉरवर्ड बेंड था और ट्रेमर ऐसे ऐसे करके हो रहा था, तो गिर भी सकता है जब तक ऑब्स्ट्रक्शन से रोके ना। इस कंडीशन में जब वो वॉक करे तो अपने हाथ को कोशिश करे कि पीछे क्या कर ले, फोल्ड कर ले, बैक को फोल्ड कर ले ऐसे, और तब पेशेंट क्या करे, आगे बढ़े, आगे चले, ठीक है। चलो फिर अब जब खाना खा रहा है तो बच्चों को जब बिब लगाते हो बिब लगा दो, क्योंकि जैसे जैसे सलाइवा निकलेगा, सलाइवा में लाइजोसोम्स होते हैं, उसके अंदर कुछ अमाइलेज भी होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जो स्किन को क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। तो वो पेशेंट जो पर्सन है वो अपना बिब लगा के भी काम कर सकता है, अपने काम को वो कर सकता है, बशर्ते वो काम उसके लिए डेंजरस ना हो। जो भी उसका प्रोडक्टिव लाइफ है वो अपना ऑक्यूपेशन करे, मगर अगर वो ऑक्यूपेशन डेंजरस, जो मैंने आपको बीच लेक्चर में बताया, उस काम को वो ना करे, ठीक है। और जैसे उसका ट्रेमर्स हो रहा है, अब ये ट्रेमर्स हो रहा है, ट्रेमर्स उसको होल्ड करना, नहीं तो मसल फटीग हो जाएगा। तो जो चेयर्स होती है, चेयर्स के बगल में जो हत्था होता है जिसे बोलते हैं ना, उसको ऐसे जोर से पकड़ ले, मतलब दिन भर ना पकड़े रहे, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए पकड़ता रहेगा तो क्या होगा, वहाँ से तो एसिटिल कोलाइन रिलीज़ हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से पकड़ा है, उसको इनवॉलेंट्री ट्रेमर होने नहीं दे रहा है। सो दिस आर द सम हेल्थ टीचिंग्स व्हाट यू हैव टू गिव टू द पेशेंट, ओके। अगर आपको लग रहा है कि पार्किंसन डिजीज़ आपको मेरे इस टॉपिक से समझ में आया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अबव ऑल कमेंट बेटा ज़रूर किया करो, ठीक है। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। गंदा अच्छा जो तुम्हारी मर्जी वो कमेंट करो, ठीक है। ये नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है क्योंकि आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको बहुत डिटेल बता दिया गया है। क्योंकि पेशेंट अपना काम कर सकता है, इसलिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर भी नहीं है। लास्ट में मैंने जो आपको हेल्थ टॉक में आपको बताया कुछ पॉइंट्स, वही पॉइंट्स पेशेंट को बताना है, ओके। थैंक यू।